बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइजा बुखारी में खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल चुका है शो कॉज लेटर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सवाल पूछ रही है कि बताइए आपने हुकूमती अरकान से वोट हासिल क्यों किया। ये वही वोट है जिसके बारे में मरियम साहिबा काफी सीखपा थी और कह रही थी कि एक सीट जो है वो मियां साहब के लिए देना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अगर आपको एक सीट ही चाहिए थी तो आप हमसे वार्ता करते। और फिर वो बार बार ये बात कहती रही कि आपने वोट हासिल करने के लिए अपने बाप के भी बाप से रुजू किया। दूसरी जानिब अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका क्या जवाब देगी और ये इत्तेहाद कितनी देर तक कायम रहेगा। एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं बयान देने से पहले सोच लिया करें कि वो क्या बयान देने जा रहे हैं और उनके बयान से उनकी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। जितनी उनकी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा तो हमारा सियासी तजर्बा है। डस्का में री इलेक्शन होने जा रहा है। री इलेक्शन किस तरह से होगा, हिफाजती इंतजाम क्या किए जाएंगे और अब की दफा पर किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की धांधली नहीं हुई और ना ही कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया है। सेनेट में बिल पेश किया गया है कि जी सेनेट को और कौमी असम्बली को जो है बराबर इख्तियारात दिए जाएं। इस बिल को किस तरह से देखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां अयूब साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी मुजम्मल मसूद भट्टी साहिबा और इसके साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सरदार होश बख्श बाराजोई साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे वहीद गुल साहब। नाज़रीन, अगर सबसे पहले बात की जाती है पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से तो पीडीएम के इत्तेहाद जो है वो मालूम नहीं होता कहाँ चला गया। आसिफ अली जरदारी साहब इस बात पे वजीद नजर आते हैं कि मियां साहब वतन वापस आएंगे तो ही पीडीएम की तहरीक आगे चलेगी। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सरदार होश बख्श बाराजोई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरी ही प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी कि तमाम जमातों का इत्तेहाद जो है वो देर पा मालूम नहीं होता और अगर बात की जाती है पीडीएम के हवाले से तो शो कॉज लेटर दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि बताया जाए किस तरह से आपने हुकूमत के लोगों से वोट हासिल किए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बीबी, मैं आपको बताऊं ये हमारी पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया तो यही रहा है जी कि हम जो नजरियाती सियासत होती है, नजरियाती के लिए सियासत की कोई खास बात नहीं होती। होता ही है कि हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है जी और उसी मंशूर को नजरिया समझा जाता है। ठीक है ना जी? जी मैं किसी पार्टी में हूँ, उस पार्टी का नजरिया मुझे पसंद है, मंशूर तो मैं उसमें हूँ जी। अब ये सब पार्टियां माशाल्लाह ठीक ठाक तरह की पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी तो मेरे वालिद की पार्टी है, मुझे उन लोगों ने पसंद नहीं किया, पता नहीं क्यों, पर मेरे वालिद पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट मेंबर थे, चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के और उसके बाद भुट्टो साहब के साथ हमेशा रहे और मरते दम तक 2004 में वो पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने अपना वो नहीं बदला, क्या कहते हैं जी, नजरिया नहीं बदला। ठीक है जी। तो अब जब ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या कहते हैं गालियां देते हुए, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हुए, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव तो सबके सामने है जी। संधियां टूटती बनती रही लोगों के लिए, किस तरह से हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मिड नाइट चेकराल वाला ऑपरेशन आप लोगों को याद होगा, दोस्तरमा बेनजीर के उसके लिए निकालने के लिए वो जो IGI बनी थी और वो पैसे लिए गए थे ओसामा बिन लादेन से, और उसके बाद एक दूसरे को जो कुछ कहा गया, सियासी तौर पे एक दूसरे के दुश्मन ही थे। हालांकि हमारे यहाँ दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, सियासी मुखालफतें होनी चाहिए। बहरहाल ये आगे मिल गया, कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट के ऊपर जो इमरान खान का था कि करप्शन के खिलाफ काम करना है, करप्शन खत्म करनी है, क्योंकि वो भी इसमें फेल हो गए हैं। लेकिन बहरहाल ये कि ये जमा हो गए और उनकी एक बात तय हो गई कि भाई ये करप्शन की वजह से एक हो गए। आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा और मैंने वैसे भी फेसबुक पे भी अपने वॉल पे कहा था कि जब लड़ते लड़ते भी हो जाएगी गुम, सबकी चोंच और सबकी दुम। अब आप देख लीजिए कि किस हद तक ये आपस में लड़ पड़े हैं जी। यकीनन पीपल्स पार्टी का स्टांस तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल है, ठीक, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको इस वक्त कहीं पे भी पॉलिटिकली स्टैंड करते हुए नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून विंडिक्टिव है। उनकी बातों में आप देख लीजिए जिस तरीके से वो गुस्से से बात करते हैं और अगले आने वाले वक्तों में धमकियां नजर आती है ज़ेरे लब भी और जबान पे भी। तो उसे लगता है कि पाकिस्तान का अगला 10 साल, अगली सदी भी, सॉरी, वो जो अशरा है वो भी शायद ऐसे गुजर जाएगा। ये अगर चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, पंजाब की, बहरहाल बाकी जगह पे भी है, तो ये अपना नैरेटिव लेके खुद चल सकते थे। इन्होंने पार्टियां, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और JUI और कुछ और पार्टियां,
क्योंकि मतलब इतने मैटर नहीं करती। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं, इनको चाहिए था कि एक ज्वाइंट नैरेटिव लेते, उसी के ऊपर चलते जी। और मुत्तफिक रहते तो शायद इनका इत्तेहाद भी बरकरार रहता। ये तो इत्तेहाद तो नहीं है जी, इत्तेहाद तो एक मकसद था कि हमने इससे जान छुड़ा दी है, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं हुआ। लड़ना है, हमने फिर आपस में लड़ना है। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तो शुक्र है कि अभी आपस में लड़ पड़े। अगर हुकूमत गिर जाती है, गिरा सकते थे, नहीं गिरा पाए अब तक तो इसके बाद फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते जी। इनको चाहिए कि हर कोई अपने दस्तबाजी पर वो करे जी। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव पूछते हैं। मियां यूसुफ साहब, क्या हुआ? कहा जाता था कि जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत के बादशाह हैं और साबित हुई ये बात। इत्तेहाद था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इत्तेहाद कहां चला गया? और जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि वो वोट कैसे हासिल किए और क्यों हासिल किए, वो क्या कहानी है, बताइए जरा मेरे नाजरीन को। तो पीडीएम कहीं जा नहीं रहा, कहीं टूटा नहीं है। अभी तो इजलास होना है, उसमें फिर गिले शिकवे होंगे। मगर पीपल्स पार्टी क्योंकि सेनेट में लार्जेस्ट पार्टी है तो इसलिए हमारा अपोजिशन लीडर आ गया। लेकिन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपसे सवाल पूछ रही है कि हमें यह बताया जाए कि वो वोट आपने कैसे हासिल किए हैं। देखें जी, पार्टियों में लेन देन तो होता रहता है, सही, ठीक है। लाइक तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने आधे राब्ते जो है वो हुकूमत के साथ बहाल रखे और आधे राब्ते आपके वहां बहाल रहे। मेरी बात सुने ना, इसमें ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब बने हैं, तो इसमें हुकूमत कहां से आ गई? हुकूमत ने तो उन्हें पूरी कोशिश की हराने की। कैसे हुए? सुने ना, हुकूमत तो हमारा जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 4 दफा इसे गवर्नमेंट करने का सिंध में अक्सरियत है, इतनी अक्सरियत और तो कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी को 4 दफा गवर्नमेंट करने का मौका मिला है। तो हमारे रूट्स हैं, तौलकात है हर सूबे में। वैसे तो नहीं कहते कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। नहीं मियां साहब, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए पॉइंट के ऊपर कि चारों सूबों की जंजीर बेशक होगी पीपल्स पार्टी या बेनजीर होगी, नहीं है जनाब। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तो ग्राउंड पे अगर देखा जाए पंजाब में भी आप बड़े कम तादाद में नजर आते हैं, सिर्फ सिंध में आपकी अक्सरियत ज्यादा देखी जाती है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिन वोटों के ऊपर वो सवाल पूछ रहे हैं वो वोट आपके कैसे पूरे हुए थे? देखिए, जमहूरियत है ना, डेमोक्रेसी, हर एक को राइट हासिल है कि जिसको लाइक करे डिसलाइक करे, ठीक है ना। ये जैसे सेनेट में ओपोजिशन को कम वोट मिले, डिप्टी को उससे ज्यादा मिले, चेयरमैन को उससे ज्यादा मिले, तो बाज जगह पे होता है कि बंदा अपने लाइक डिसलाइक की वजह से जी मैं फलाना वोट उसको दूंगा, छोटा वोट मैं भी वही बात कर रही हूँ ना कि फिर इसका मतलब है गिलानी साहब ने उन लोगों से राब्ते रखे ना कि आप मुझे वोट ना हुकूमती बंदों ने तो हमें वो नहीं, उनके वोट गिन लेना तेरे के पूरे। मेरी बात गिलानी साहब के पास वोट कहां से आए? वो हमें ऑपोजिशन की जो पार्टियां जो लाइक करती, जो मुस्लिम लीग नून को या जेजेवाई को नहीं लाइक करती होंगी, उन्होंने हमें वोट दिए। उन्होंने वोट के बारे में बात कर रहे हैं, किस जो भी है ना, ये अब आप रहने देना। और जिन्होंने, मैंने बताया कि लाइक डिसलाइक का मसला है कि ऊपर की सीट पे किसी को देते हैं लोग, नीचे किसी को देते हैं। तो सेनेट में भी हमारे साथ यही हुआ है, ऑपोजिशन भी अब हुआ है। अगर कुछ लोगों को अब बंदूक तो नहीं रख सकते, अगर उनका आजादी राय का इजहार करना है तो उन्होंने गिलानी साहब को मुंतखब कर लिया ऑपोजिशन के लिए, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मुजायका भी नहीं कि अगर आप बता दें कि वो वोट किसने बता देंगे तो वो मौका है। जब अभी तो पीडीएम का इजलास नहीं हुआ, हमने दरख्वास्त दी है, अभी पीडीएम का इजलास होगा, हमारा सीसी का इजलास होगा। लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों का इत्तेहाद देर पर रहेगा? आप लोग आगे इंशाल्लाह जी ये पीडीएम चल सकते हैं? जरदारी साहब कह रहे हैं कि मियां साहब वतन वापस है, मियां साहब तो वतन वापस तैयार नहीं है, साहबजादी उनकी बाहर जाने के लिए बेचैन है। कंडीशनल बातें होती हैं ना, अभी तो जब इजलास में तय होगा, मुतफिक का फैसला होगा। 11 पार्टियां, इतनी जल्दी कोई नहीं हमें। हम चाह रहे हैं गिनी चुनी हुई 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी है ना, अब तो है, नंबर गेम तो है ना। मुजम्मिल साहिबा से बात करते हैं हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। तो हमें फिलहाल तक अभी तक कारकर्दगी दूर दूर तक नजर होती हुई नजर नहीं आती है। मैं उस कारकर्दगी की बात कर रही हूँ कि जो एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। बहरान कभी आटे का होता है, कभी चीनी का होता है, ये तमाम इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन पीडीएम की तरफ जो इस वक्त सिचुएशन हो चुकी हुई है, आप इसको किस तरह से देखती हैं पीडीएम को? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को सेव करने के लिए गवर्नमेंट के साथ कोई एक नया अलायंस बना दें जो बैकडोर बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम जिस तरह आपको पता था 11 जमातों का एक इत्तेहाद मिक्स अचार इन्होंने बनाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंजाम को पहुंच चुका है। पीपल्स पार्टी रह गई है जी, पूरी सिंध को नुमाइंदा जमात बन गई हैं, और नून लीग जो है वो पंजाब में नजर आती हैं। और बाकी आपको पीडीएम के इत्तेहाद में
जो डेवलपमेंट आज हुई है, पीपल्स पार्टी को शो का नोटिस दे दिया गया है और उनके कायदीन कह रहे हैं कि जी जितना इनकी बिलावल की उम्रें हैं उतनी हमारे सियासी तजर्बे हैं। तो आप देखें ये इत्तेहाद किधर स्टैंड करता है। ये इत्तेहाद खत्म हो चुका है, गैर फितरी इत्तेहाद था। देखें अपने अपने मफादात के लिए ये सारे इकट्ठे हुए थे। खान साहब ने जिस तरह पहले भी कहा था कि जब मैं करप्शन की बात करूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो इकट्ठे हो गए। लेकिन उसका अंजाम, क्योंकि जब आप देखें आपकी डायरेक्शन एक नहीं थी, आपका मोटिव एक नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाना था। हर एक का अलग अलग रास्ता निकला हुआ था। हर कोई पावर में आने के लिए अपने अपने चैनल्स यूज कर रहे थे, और उसका अंजाम खैर ये हुआ है कि अब जी यूसुफ रजा गिलानी जो कि ऑपोजिशन लीडर बने हैं उस पे इनको एतराज है। और जिस तरह के बयानात आप ये मरियम बीबी देती रही हैं, इस चीज से आपको अंदाजा हो गया है कि मुस्लिम लीग नून किधर स्टैंड कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो उन्होंने जरदारी साहब ने मफामत, जैसे उनको पहले ही मफामत का बादशाह कहते हैं, तो अंदर खाने उन्होंने अपनी दूसरे लोगों से मफामत करके अपना अपोजिशन लीडर, लेकिन सबक अच्छा सिखाया नून लीग को कि जब मफादार बावजूद वो कहते हैं हमारा पीडीएम में हम इत्तेहाद कायम है। नहीं जी, कोई इत्तेहाद कायम नहीं। आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखे ना, जुदा जुदा हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि हमसे मांग लेते ऑपोजिशन लीडर की सीट, आज़म नज़ीर वैसे ही दे देते। और जो मरियम साहिबा ने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो ये था कि उन्होंने अपने बाप के भी बाप से वोट हासिल किया। वो पीपल्स पार्टी को मुखातिब कर रही है इस तरह से। एग्जैक्टली। बाराज़ोई साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा इत्तेहाद तो कायम दायम है, हम नाम नहीं बताएं कि हमें वोट किसने दिए हैं, लेकिन वोट हमें पड़े जरूर हैं, वो हुकूमत की तरफ से नहीं हो सकते। इस हवाले से आपका क्या कहना है? सीधी सी बात, अगर हम जब हम एक कन्वर्ज हो गए एक मसले को ठीक करने के लिए जी, और हमारी कन्वर्जेंस इस हद तक है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस पाकिस्तान की सोसाइटी में तो हमेशा से रहा, पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा रहा है। इस वजह से कि हम सब के सब जो है जब एक देखते हैं कि हमने एक काम करना है और हर एक तरफ से बंदे सब जग हो जाते हैं जिनकी सोच और समझ में काफी फर्क होता है। इसी तरह से पहले भी इत्तेहाद बने हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीएनए बना, पीएनए के आप देख रही है क्या हुआ, मार्शाल्लाह लगा। अब भी यही है जी। तो नून लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान एक छुपी हुई नहीं, एक जाहिर से ही बहुत बड़ा खिला है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हमेशा टाइम अगेन कहते थे कि मैं जब भुट्टो का नाम सुनता हूँ, बेनजीर का नाम सुनता हूँ, मेरी आंखों में खून उतर आता है, ये गद्दार है। ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी मतलब के लिए बाराज़ोई साहब ये बातें आपको याद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले इन बातों को भूल चुके हैं कि बीबी के वो किस तरह से मुखातिब किया करते थे और किस तरह से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते थे चीजों को नीचे फेंकने के लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि खुदा अली भुट्टो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे वालिद बीबी को बहुत ही प्यार करती थी वो उनके साथ, इसलिए मुझे उस खानदान के साथ एसोसिएशन है, उसकी सियासत को मैं उनकी मानता हूँ। भी मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ये बातें किया करते थे, वो तस्वीरें, वो पीली टैक्सी कहना, मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख होता है। आपस में एक सियासत का मकसद है खिदमत करना, तो खिदमत आवाम की करे, आवाम की खिदमत के लिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपस में मिल बैठ के नहीं होता जी। ये सारे के सारे वैल्यू एडेड लीडर्स है, ये जिस तरीके से आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, जलसा आम में जिस तरह से जाके मेकअप के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ खड़े होते हैं लीडर, पहले कभी ऐसे नहीं होते थे। अब पुराने जलसे देख लीजिए, लोग जमीन के ऊपर बैठ के। बाराज़ोई साहब पहले लीडर हुआ करते थे, अब तो लीडर ही नहीं रहे। ये तो अपने कैंडिडेट से नहीं मिलते तो आवाम से मिलना तो दूर की बात है, अब तो फोटो सेशन किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही काट के कह रहा हूँ कि लीडर्स होते थे, अब डीलर्स है जी। अब तो जाहिर है, फर्क तो साफ जाहिर है। पता नहीं क्यों अवाम हमारी नजरों में नहीं है, अवाम बहुत ही पिसी हुई है, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि अवाम भी इन्हीं के ही चुंगल में फंस जाते हैं, पता नहीं किस तरह से। अवाम को हमने अभी सोचना होगा, अवाम की खिदमत के लिए, तो फिर तो ठीक है। बाराज़ोई साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को वोट दिए किसने थे? आपके मुशाहिदे के मुताबिक या आपके ज़राए के मुताबिक आपको क्या मालूम है कि वो जो गिलानी साहब ने जो वोट हासिल किए हैं और जिस पर बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा है, वो कौन थे? और मरियम साहिबा भी एकदम सीखपा हो गई कि अगर आपको सीट ही चाहिए थी तो ऐसी सीटें तो नवाज शरीफ वैसे ही दे देते हैं, आप हमसे वैसे ही मांग लेते।
छांगा मांगा कोई जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो बनाने वाले, एक ट्रेंड सेट करने वाले अगर पूछे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है उनको मालूम है कि किसने वोट दिया है जी। पैसे ने वोट लिया है, बात खत्म जी। पर्सनल प्रिविलेजेस के लालच ने जो ना वोट दिया है, इनको बिल्कुल मालूम है नून को तो पूछने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है जी। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ जी। मैं इसी पॉइंट आपके पास वापस आऊंगी जी। आपसे पूछना चाहूंगी मियां साहब, अगर हम बात करते हैं इत्तेहाद के हवाले से, तो इत्तेहाद एक तरफ अलग नजर आता है, लेकिन जिस तरह से मरियम साहिबा ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनी होगी, मीडिया से बात करते हुए वो ये कह रही थी कि जी सीट तो हम वैसे ही दे देते, मियां साहब तो वैसे ही दे देते, लेकिन जो उन्होंने बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी को वो लफ्ज भूल जाते हैं, या फिर आप अंदरूने खाते तय कर चुके हुए हैं कि अब हमने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के छोड़ना है और वो सारी बातों के बदले लेने हैं जो बातें माजी में होती रही हैं या जो स्टिल अभी तक ये लोग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में? देखें जी, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमने हमेशा बेशुमार इत्तेहाद हमने किए जी, वो किए मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने किए। इस इत्तेहाद में भी मुख्तलिफ ख्याल के लोग, नजरियात के लोग, मुख्तलिफ मंशूर की पार्टियां थी, 11 पार्टियां थी, सबको इकट्ठा रखना, उनके साथ मिलजुल के चलना एक बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम था। मतलब क्योंकि पीपल्स पार्टी को हमें यही दरस दिया गया है, सिखाया गया है कि बेनजीर साहबा भी जब आई तो उसने अपने बाप के कातिलों को माफ कर दिया। जरदारी साहब भी जब आए 13 साल जेल में रखा, उनकी जुबान काटने की कोशिश की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, मगर उन्होंने इस मुल्क कौम की खातर इस इत्तेहाद को बनाने में दिलचस्पी जब बेनजीर साहबा का मर्डर हुआ तो उस वक्त जरदारी साहब ने भी कहा पाकिस्तान खप्पे, तो उन्हें पता था ये क्या कुव्वत है। मगर पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत की, अमन की, भाईचारे की सियासत की है। लेकिन और इसमें हम एक सवाल है कि आपके चेयरमैन के बारे में, आपके मौजूदा चेयरमैन के बारे में एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बयानात देने से पहले सोच समझ के बयानात देने चाहिए कि जिससे उनकी पार्टी को नुकसान ना पहुंचे। जितनी उम्र वो रखते हैं उससे कई गुना सियासी तजर्बा हम रखते हैं। देखिए ये जेलसी है। एहसन इकबाल साहब भी बहुत बड़े लोटे हैं, कितनी पार्टियां बदली हैं, हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो फिर हम मुनासिब नहीं समझते। हमारी जमीर गुवारा नहीं कहता, हमारी क़यादत भी यही कहती है, हमारे वर्कर भी जाले भी। हमने कभी बदतमीजी, गाली गलौज की सियासत नहीं की, जातियात की सियासत नहीं की, किस पे इल्जाम नहीं लगाए। हमें इसी इत्तेहाद में अगर हम इल्जाम लगाने के नामों से बीवी को पुकारे जाने वाले पुकारे, हमने माफ किया ना, अल्लाह मियां कहता माफ करें, मैं माफ करने वाले को पसंद करता हूँ। तो इस इत्तेहाद में देने ना बेशुमार लोगों ने जरदारी साहब पे पर्चे बनाए, उन पर तशद्दुद किया, बेनजीर पे पर्चे बनाए, मुल्क बदल किया, तो हमने तो माफ किया मुल्क कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस अवाम को बेहतरी के लिए इत्तेहाद में शामिल किया। उन पार्टियों से भी हमने अलायंस किया कि चले जी मुल्क कौम की बेहतरी के लिए आगे चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ जानते हैं, वहीद गुल साहब से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वहीद गुल साहब, क्या खबरें हैं? शो का लेटर दिया आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कहा है कि बताइए कि वो वोट किसने कास्ट किए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारे अपने भी ताल्लुकात हैं, पीडीएम टूट गई हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आप लोगों से जान छुड़ाना चाहती है, या आप लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहे, नहीं तो हम और पिट जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस पर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यकीनन इसकी जमहूरियत के लिए एक ग्रा कदर खिदमत जो है वो मौजूद है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो सारी कौम जो है वो देख रही है कि एक पीडीएम का एक इतना मजबूत इत्तेहाद मार्ज़े वजूद में आ गया था कि जिससे हुकूमत जो है वो घबराई हुई थी। लेकिन ना जाने क्यों पीपल्स पार्टी जैसी मंजी हुई एक जमात और इसमें बड़े बड़े सियासतदान शामिल हैं, और किस तरह से उन्होंने ये फैसला कर लिया और बाप पार्टी से वोट जो है वो ले लिए। तो इसके ऊपर तो हमारा शोकाज नहीं है, बल्कि बजाते खुद जो है वो इनकी जमात के जो सेनेटर हैं उनका एक बहुत बड़ा एतराज आ चुका हुआ है। वो इसलिए आया है कि हमेशा अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बात की है तो ये तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि ये एक यू टर्न है। और यकीनन चलिए माना कि गलती भी हो सकती है, मसलहत भी हो सकती है, मगर ये मसलहतें और गलतियों को छोड़े
और अपनी गलती का इतराफ लेकिन मरियम साहिबा ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज काफी खतरनाक था। अगर आप लोग किसी के साथ अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहते हैं या उस रास्ते को खुला रखना चाहते हैं तो फिर इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे उन्होंने बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया। जहां जितनी मोहब्बत कुर्बत होती है तो वहां ऐसा सब कुछ किया जाता है। अगर उसकी बेवफाई के ऊपर रिएक्शन भी वैसा ही जो है ये कैसी मोहब्बत है कि जिस मोहब्बत में आप बेनजीर को तरह तरह के नामों से पुकारते रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में तरह तरह की बातें करते रहे, ये कितनी अनोखी मोहब्बत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सलाम है कि वो इस मोहब्बत का रिस्पॉन्स मोहब्बत से ही देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो पाकिस्तान के लाजवाल हीरो है जिसने पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत होने की। तो मोहतरमा के बारे में क्या कहेंगे? मोहतरमा बीबी शहीद के बारे में क्या कहेंगे? उस एटम बम को पाया तकमील तक पहुंचाकर पाकिस्तान को बचाने की क्रेडिट गोज़ टू जुल्फिकार अली भुट्टो ना, नवाज शरीफ साहब को फिर अपना नाम लगा देते हैं जी। मैं कहा क्रेडिट गोज़ टू जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ना, नवाज शरीफ साहब के बारे में जब बातें होती है तो फिर आपकी पार्टी तो उनको क्रेडिट देती है। सर उसमें देखिए जो जिसका क्रेडिट है वो तारीख उसको मसख नहीं कर सकती। मुझे ये बता दें आपका इत्तेहाद कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? साहब को उसको तारीख मसख नहीं कर सकती। इत्तेहाद आपका कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अब आप गवर्नमेंट के मुताबिक अब आप लोग का प्रेशर खत्म है। बात मोहतरमा मेरी गुजारिश सुने जी। जो इस वक्त अपोजिशन को छोड़कर जाएगा नुकसान उसका अपना ही होगा। ये हम आपको बता दें, नुकसान उसका अपना ही होगा। वार्निंग दे रहे हैं। इस तरह के कोई फैसले जो है वो मुल्क के लिए ना जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा मुझे बता दें, आप डस्का में मौजूद है या कोई और करे? डस्का में मौजूद है, डस्का में इलेक्शन होने वाले हैं तो इंतजामी मौजूद है और तदाबीर क्या वहाँ पर अपनाई जा रही है, किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम है? मेरी गुजारिश सुन ले जी। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि तमाम तक धांधलों के बावजूद हमारे लोग जो है वो जुल्म और तशद्दुद के बावजूद यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ मौजूद हैं और हम इस इलेक्शन को किसी तौर पर भी चोरी नहीं होने देंगे। मैं तो आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें। आप इनके बारे में कहते थे कि इदारे उनके अंडर काम करते हैं, आज फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक का है। फैसला देखिए, फैसला तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हक और सच का फैसला दिया है। तो फिर मानते हैं ना इस बात को कि इदारे आजाद है? ऑब्जर्वेशन दी थी, मानते हैं ना फिर इस बात को? बिल्कुल साहब, मानते हैं ना फिर इस बात को कि इदारे आजाद है, बगैर किसी के प्रेशर के काम कर रहे हैं? मुझे किस तरफ लेकर जाना चाहती है? पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है। जिस जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का आपने नाम लिया तो जिन्होंने उनको फांसी की सजाएं दी थी वो बाद में कह रहे थे कि हमने प्रेशर के तहत जो है वो फैसले किए। तो ये ना कहे हर चीज यहाँ मुल्क के अंदर क्या। चलिए अप्रिशिएट करना सीखें। मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ लेती हूँ। मुजम्मल मसूद भट्टी साहब फैसले मर्जी के भी आ जाते हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि ऐसा मत कहिए कि इदारों पे प्रेशर नहीं है। खान साहब ये कहते हैं कि जी अगर इदारे आजाद होते, बिलखुसूस अगर अदलिया आजाद होती तो आज बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो जाते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी यही कह रही है कि जी अदलिया सही तरह से काम नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यही शिकवा है कि इदारे जो है वो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। हुकूमत की भी यही शिकायत है। तो फिर इदारे चला कौन रहा है? देखिए जी, जब नून लीग का तो स्टांस हमेशा ये रहा है कि जब इनकी मर्जी के फैसले आए तो इदारे आजाद हैं, जब इनके खिलाफ फैसले आए तो अदारे जी आजाद नहीं हैं। डस्का की बात है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि डस्का में पिछले दिनों जो कत्लो गारत गरी हुई इलेक्शन वाले दिन, वो आपको पता है पीटीआई के शहीद हुए थे जी, वो नून लीग वालों ने किए थे। आज ये कहते हैं जी कि गुंडागर्दी और धांधली और धांधले। आप ये देखिए कि आप लोग क्या उधर कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारा वो पूरा इलेक्शन खराब किया। और रही बात आप जिस तरह कह रहे हैं इदारों की, इदारे जी जब इनकी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, जब इनकी मर्जी के फैसले हो तो इदारे बहुत अच्छे हैं, जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते तो इदारे आजाद नहीं होते जी। अगर हम इदारों की आज़ादी के हवाले से बात करते हैं तो फिर अयूब साहब आप क्या कहते हैं? आप लोग भी ये शिकायत करते हैं कि इदारे जो है वो आज़ाद नहीं है? बिल्कुल जी ऐसे ही है जी। मौजूदा हुक्मरानों ने तो अदारों को इतनी हद तक बदनाम कर दिया है कि वो कुछ दिन पहले ही बता देते हैं कि फलाना बंदा पकड़ा जाएगा,
फलाना अरेस्ट होगा, फलाने की जमानत होगी, फलाने को वो करप्ट होते हैं ना लोग, जो उनको तो खुद इंट्यूशंस हो जाती हैं। इन्हें कैसे पता? नहीं इंट्यूशंस हो जाती हैं जो दारों में इंटरफेरेंस करते हैं, दारों को डराते हैं, धमकाते हैं। के चेयरमैन को इन्होंने ब्लैकमेल किया, उसकी वीडियो फेंकी और अब उसे अपने नीचे लगा। अच्छा, वीडियोस तो कुछ मरियम साहिबा ने भी बाहर लीक की थी, उन वीडियोस के ऊपर फिर क्या तबसरा करेंगे आप? जो भी है ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। जो भी गलत काम करेगा हम उसका गलत ही कहेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जी काम सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव जो है वो बहुत खतरनाक है और इसको हमें पब्लिकली सीरियस लेना पड़ेगा, एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो स्मार्ट लॉकडाउन चल रहे हैं, नहीं तो फिर अब ये आपको बकायदा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुजम्मिल साहिबा, आप लोग दिन भर हल्के में काम करते हैं, हल्के में रहते हैं, पब्लिकली आप क्या समझती हैं कि एसओपी को किस तरह से फॉलो करना चाहिए? और बिलखुसूस जो लोग हल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं, लोग आप ही को देखकर फिर एकदम से अपना स्टांस बना लेते हैं, अच्छा अगर इस बंदे ने मास्क नहीं लगाया तो उसका मतलब है कोरोना सीरियस नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं जी, हम हल्के में रहते हुए मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइजर्स भी यूज करते हैं और प्रॉपर एक कैंपेन चला के जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो तब भी सैनिटाइजर और मास्क वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और वक्तन फवक्तन मैं करती भी रहती हूँ। और हल्के में लोगों को अवेयरनेस भी देते रहते हैं। हमारे भाई सेशंस भी लेते हैं कि जी इस तरह हमने एसओपीज पे अमल करना है। बाकी देखें, अल्लाह ताला की जात हमेशा मेहरबान होती है और वो रही है हमारे ऊपर पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया ने जब इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, हमारी मीशत भी अच्छी हुई, क्योंकि कहां से अच्छी हुई? इमरान खान साहब देखें जी, हमें जो मिला था, जो मैस मिला था ना, उसको कहना है कि आप क्लीन भी करना था। नहीं जी, मेरी बात सुने, जब हमें गवर्नमेंट मिली तो जो मैस क्रिएट करके ये गए थे उसको क्लीन भी करना था। जो हमें कर्जे इतने मिले थे, अगर उसको हम वापस ना करते तो आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता, उसको वापस भी करना था। और जो हमारे अच्छे इकदाम को भी तो देखे ना, अब राशन कार्ड ये रमजान में गरीबों के लिए 3000 फी बंदे को दिया जाएगा, वो एक स्मार्ट कार्ड इनके बन चुके हैं। सवाल ये है कि आप कौम को, कितने लोगों को आप जो है वो राशन कार्ड डिवाइड करेंगे और कितने लोगों को आप इससे मुस्तफीद कर सकते हैं एहसास प्रोग्राम के जरिए? यहाँ के नौजवान को तो रोजगार चाहिए, उसको तो एक उम्मीद चाहिए कि वो कहीं कहीं ना कुछ कर रहा है। देखिए, रोजगार की अगर बात करते हैं, अब हमारी माशाल्लाह जिस तरह इंडस्ट्री है वो भी ग्रूम कर रही है, हमें मिल रहे हैं ऑर्डर्स भी और हम उसको compete भी कर रहे हैं। दूसरा, अब जो हाउसिंग की वो लोनिंग है वो भी हो रही है। तो जब वो घर कंस्ट्रक्ट होंगे तो क्या उधर जो भी इंजीनियर्स हैं, मिस्त्री है, मजदूर है, क्या उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी? डेफिनेटली वो भी उस साइड पे हो जाएगा। इसका मतलब एक डिग्री होल्डर नौजवान नहीं जी, मैंने इंजीनियर्स भी कहा है, मैंने इंजीनियर्स भी कहा है जी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, तो हमें पता है कि जिस तरह जो वैकेंसीज पिछले दिनों उसमें आई, एजुकेशन में आई, फिर दूसरे जो ग्रेड 4 की हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ला रही है और उसके साथ हम जाहिर बातें भर्तियां हो रही हैं। ये थोड़ा नेगेटिव प्रोपोगंडा जो लोग करते हैं उसको थोड़े बाइस ना हो, वो ऐनक उतार के ये जरूर देखें कि हमारी गवर्नमेंट के अच्छे जो काम है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डेफिसिट है वो कम होकर हम सरप्लस में जा रहे हैं। अच्छा मियां साहब, अगर हम बात करते हैं एसओपीज के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि इनको किस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं हम लोग और कैसे फॉलो करवाया जाए? देखें जी, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये पाकिस्तान की बीमारी नहीं थी, ये बाहर से आई थी जी। तो अगर तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं, हुक्मरानों को अभी तक समझ नहीं आ रही, पॉलिसियां रोजाना बदल रहे हैं। अगर बॉर्डर सील किए जाते हैं, अगर फ्लाइटें मनसूख की जाती है, तो पाकिस्तान में कभी भी ये बीमारी नहीं आनी थी। मेरी बात सुने, आप लोग तो वो लोग हैं जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की बात ही नहीं मान रहे थे। आप तो कह रहे थे कि आप तो लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं जी, जब ये सिंध की बात कर रहे थे तो सिंध में कहते थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और बाकी जगहों पे कहते थे नहीं होना चाहिए। ना, मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है
कि ये 1.5-2 साल हो गया, हुकूमत के पास बड़ा टाइम है, वैसे इनके पास 3 साल हो गए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर इनको सुने मेरी बात सुने ना, कभी बार लॉकडाउन, कभी फुल लॉकडाउन, कभी 6 बजे तक, क्या कोरोना 6 बजे तक बाद नहीं निकला, कभी 10 बजे दुकानें बंद करें, कभी 8 बजे बंद करें, क्या सुने मार्केटों में चले, अभी मेरे साथ चले किसी मार्केट में, सब्ज मंडी, फ्रूट मंडी चले जाए, वहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं, जैम पे आके चला नहीं जा रहा। तो ये हुकूमत टोटली नालायक नाहलों की हुकूमत है, फेल हो चुकी है। आप लोगों को भी अपने इजलास मुलतवी करने चाहिए। पीडीएम के लिए जी कोरोना बिल्कुल नहीं है, पीडीएम में अमल किया जाता है, एसओपीज में अमल किया जाता है। की बात कर रही होती देखिए आगे प्राइम मिनिस्टर ने एसओपीज पे अमल नहीं किया, वो कोरोना इजलास कर रहे हैं, वो उसी वजह से उनके अपने नुमाइंदों की बात सुनी। लाइन पे मौजूद है सरदार साहब, एक तरफ हम बात करते हैं पीडीएम की, तो दूसरी तरफ पे सवाल ये आता है कि जो ये सियासी लोग हैं ये कोरोना को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। कोरोना की 3rd वेव बहुत खतरनाक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका शिकार हुए हैं, सदर आरिफ अलवी इसका शिकार हुए। ये चीज एक सीरियस नोट के ऊपर है, तो इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर स्मार्ट लॉकडाउन किए जाते हैं तो भी अपोजिशन एतराज करती है, और अगर प्रॉपर लॉकडाउन किया जाता है तो भी अपोजिशन एतराज करती है। क्या कहेंगे? देखिए हमारा कौमी किरदार यही रहा है कि हम आटा गूंथते हैं तो हिलते क्यों हैं जी। हम हर चीज जो है उसके ऊपर एतराज करते हैं जी। सीधी सी बात है, ये एक खुदा की तरफ से कहर है। अब उसको इस तरह से वो कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं कि डिस्टेंस करें अपने आप को हर लिहाज से। गवर्नमेंट सबकी सब अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन पॉलिटिकली ये जो बड़े बड़े इतने वो जलसे जुलूस हुए, आपके ख्याल में इनका कोई किरदार नहीं था? अगर ये इसको देख के, इसको सोच के ये इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाते तो ज्यादा बेहतर नहीं था। पीडीएम वाले तो कहते हैं हम तो एसओपीज को फॉलो करके सारे काम करते रहे हैं, ढेरों क्राउड होता है जी। हमने देखा है जी, देखिए टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोग्राम से बड़ा ये कि वो जलसे दिखाए गए हैं, उसमें एसओपी नजर नहीं आई है। सीधी बात है, अब कोई मानता है या नहीं मानता जी, लेकिन ये है कि उनको एक होना चाहिए किसी न किसी बात पे, तो किसी न किसी बात पे तो एक हो जाए जी। एक दूसरे की मैंने आपसे कहा ना कि हमारा किरदार ये कि हमें इतराज करना है, खुद के लिए ठीक है, अगले के लिए खराब है। तो हम जब तक सोच हमारी सीधी नहीं होगी, हमारी सोच जीरो नहीं है बीबी, जिस दिन हम बराबर होंगे, हम समझे कि जो मसला मुझे है वो अगले को भी है, तो फिर तो ठीक है। और पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि अवाम तो हमारी बिल्कुल वो है ही नहीं, टारगेट है ही नहीं अवाम के लिए, हम वही सोचते। अवाम हमारे लिए बस यूज करके फेंकने वाले हैं। 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद दोबारा जाएंगे, किसी भी तरीके से करके इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस में तो धांधली का गम तो हमेशा से है। अच्छा, इलेक्शन की बात करते हैं तो बाराज़ोई साहब, डस्का में जो इलेक्शन होने जा रहा है ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोनों तरफ के कैंडिडेट स्ट्रांग हैं और बड़े लेवल पे खून खराबा गेम भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। आप क्या समझते हैं कि ये जो री इलेक्शन हो रहा है इसमें किस तरह की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए एहतियाती? इसमें देखिए गवर्नमेंट अपने तरीके से इस तरह से काम करे कि कोई किसी को कोई मजाल ना हो कि लड़ाई झगड़ा करे जी। गन रनर्स को मत छोड़े कि बंदूकों के साथ जो नजर आए उन बंदूकों को पकड़ ले फॉर्म हाथ के साथ। बाकी पॉलिटिकल जंग है, पॉलिटिकल जंग तो पर्ची की जंग होगी, पर्ची की जंग तो बेहतर है, सही है। इसमें अगर खून खराबा करने का मूड है तो आपको पता है कि हम अब आजकल वो क्या कहते हैं नूरीनत और मौला जट वाले उसमें सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर खून खराबा करने का किसी का मूड है तो यकीनन, क्योंकि एक थप्पड़ के बदले में 15-12 थप्पड़ मारने वाले भी हैं, और मतलब ये बदमाशियां सियासत में नहीं होनी चाहिए, जो कि जहाँ से क्या कहे मुल्क को, अवाम को हमने एक रास्ता दिखाना होता है। तो वहां से मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां अपने अकल को इस्तेमाल करें और ये लड़ाई झगड़े वाली बात बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मामला का मुतहम्मिल नहीं हो सकता बीवी। पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है और ये आगे भी ऐसी ही रहेगी जी। जी, जैसे बाराज़ोई साहब ने कहा है, बाराज़ोई साहब मैं इस पॉइंट आपके पास दोबारा से वापस आऊंगी। मुजम्मिल साहिबा, जस्का के इलेक्शन वाले दिन हमने देखा था जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था, फायरिंग की गई थी, लोगों को हरासा करने की कोशिश की गई थी। उनका ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि आप लोग सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोगों का ये कहना था कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को जो है वो
फोर्सफुली उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। तो जो री इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें इस वक्त आप लोगों ने क्या लाहे अमल बनाया है इस री इलेक्शन के लिए? जी, री इलेक्शन के लिए जाहिर बात है लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव होंगी। और सेकेंडली आप ये देखें ना कि पिछले इलेक्शंस में किनके साथ ज्यादती हुई, हमारे वोटर सपोर्टर मर्डर हुए हैं पिछले इलेक्शंस में। अगर हमने ज्यादती की होती तो क्या हम ही मरते? ये बात नहीं है। और दूसरा कि पोलिंग एजेंट्स गायब कर दिए, ये सारी बातें देखें, इनको स्टोरी बनाने की वैसे पुरानी वो है। उठा रहे थे, बुज़दार साहब को राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। धुंध क्या फोन के ऊपर भी मौजूद थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उन दिनों आपको पता है कि सर्दियां थी और बहुत ज्यादा धुंध थी, लोग रात को जल्दी सो जाते थे, इसलिए फोन नहीं उठा सके। मियां साहब, जब भी इलेक्शन होते हैं हमें मजबूरन पाकिस्तान फौज को इन्वॉल्व करना पड़ता है, पाकिस्तान आर्मी को बुलाना पड़ता है कि वो आए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके बगैर हमारा इलेक्शन शफाफ होते हुए नजर नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। जब तैयार नहीं होता तो फिर हमें फौरी तौर पे आर्मी की मदद लेनी पड़ती है। तो आप क्या कहेंगे सवाल है? जब आर्मी इन्वॉल्व होती है तो भी हमें तकलीफ होती है। देखिए, हमने तो कई दफा कहा, शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन में अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो ऐसा लाए अमल तैयार करना चाहिए कि किसी का वोट चोरी ना हो, पर्ची का मुकाबला पर्ची से हो, सियासत का मुकाबला सियासत से हो, कैंडिडेट का मुकाबला कैंडिडेट से हो। मगर ये बदमाशी करते हैं। आप डस्का की आपने बात की, तो किसने बदमाशी की? हुकूमत ने बदमाशी की। पहले तो सारी जिंदगी हम यही सुनते थे कि वोट चोरी होता है, वो डस्का में तो प्रेसिडेंट ऑफिसर ही चोरी हो गए, कर लिया गया। और जब वापस आए तो धुंध थी वहां पर। ये किसी ने किया? हुकूमत ने किया। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला इनके मुंह पे तमाचा है कि आप इन हरकतों से बाद आई। मगर ये अनारी लोगों ने पता नहीं अभी एक्सपीरियंस मार्जिन तो दे देना मियां साहब की गवर्नमेंट देखिए इदारों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकी, बिलखुसूस अदलिया को नहीं कर सकी। वो जी जिन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया वो उन्हीं के फैसले चल रहे हैं जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है। बाराज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को किस तरह से देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों से बात करते हुए टेलीफोन खिताब में ये कहा कि जी पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है और जो इमरान खान है वो डॉक्टर नजीबुल्लाह का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इस बात के ऊपर तो मैं क्या कह सकता हूँ जी, मौलाना साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी अच्छी पार्टी है, उसको उनको वोट भी मिलता है, फैन फॉलोइंग भी उनकी है। लेकिन वो जिन दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, जो उनको खिला रहे हैं, वो उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जी। यकीनन पाकिस्तान की सोसाइटी भी इतनी ही फ्रेजाइल है जितनी अफगानिस्तान की थी। लेकिन बाराज़ई साहब, कत्ता कलामी की माफी चाहती हूँ, मौलाना साहब भी किसी के हाथों में खेले जा, मतलब खेलते हैं। सुना तो ये था कि वो अपने फायदे के लिए पीटीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो भी खेलते हैं फायदे के लिए खेलते हैं ना जी, कि मैंने अब जो मैच बन जाऊंगा मुझे इनाम मिलेगा जी, ठीक है ना जी। तो यकीनन वो बाहर है, सिस्टम से बाहर है और वो पहली दफा सिस्टम से रोल अदा करना चाहते हैं, तो यकीनन अपने फायदे के लिए तो वो कर रहे हैं जी। लेकिन बहरहाल उनकी बातों में कहीं ना कोई तहतुल लफ्ज जो होता है ना जी, वहाँ से कोई ना कोई बात समझी जा सकती है। अभी सियासतदानों को सोचना चाहिए, इन भाइयों को सोचना चाहिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा वो उनके साथ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि सियासत को सियासत ही रहने दें। अगर लड़ाइयाँ ही लड़नी थी तो वो जंगे पलासी भी हो गई, तो क्या कहते हैं पानीपत की लड़ाइयाँ भी हो गई और यामा की जंगे भी हो गई, खत्म हो चुका। बाराज़ई साहब, मौलाना साहब जो हैं वो किस खतरे की बात कर रहे हैं कि कौन सा सलामती खतरा जो है वो हो चुका है, मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया है इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने, फिर वो अफगानिस्तान से में कंपेयर कर रहे हैं। मौलाना साहब किस दूरबीन से क्या चीज देख रहे हैं, जरा उस हवाले से बताएं। असल में अवाम को जो है ना जी, अवाम को उन्होंने इस तरह से कमजोर कर दिया कि वो इलाके जो जहाँ पे मौलाना साहब का इमेज है, जहाँ पे उनकी से है, वहाँ के लोगों को स्टेट जो है उनको उस तरीके से कैटर नहीं कर पा रही। इस वजह से वो उनको इरिटेट करना चाहते हैं ताकि वो स्टेशन के नाम के ऊपर खड़े हो जाएं और मुल्क के खिलाफ बातें करें। और मियां साहब की पार्टी ने पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ बात करके जो उन्होंने रास्ता खोल दिया है बीबी मरियम ने, अब ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं जो उनसे बहुत ज्यादा बहादुर हैं, मुकाबला यहाँ पे कर भी रहे और उनसे ज्यादा बकवास और गाली दे सकते हैं लोगों को। इस वजह से बहरहाल ये कि सारा गुनाह इनके सिर पे है जिन्होंने ये बात शुरू कर दी है। और स्टेट का काम, हुकूमत का काम ये है कि वो कम अज कम किसी हद तक कोई ना कोई, जहाँ गर्म है तो वहाँ पानी डाले, वहाँ पे खुशगवारियत आ जाए, फिर तो ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी इस वक्त बिल्कुल ही जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मैं जो देखता हूँ उसको बड़ा फ्रेजाइल कर दिया गया है लोगों ने सिस्टम को।
तो इस सिस्टम की वजह से वो कह रहे जी कुछ भी हो सकता है, उनकी बात को बिल्कुल उसको ना करें, क्या कहते हैं उसको, उससे सर्फ नजर ना करें, उनको वजन दे। ये बात वो जो कह रहे हैं यकीनन कोई ना कोई बात होगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हमारी अफवाज इस वक्त आप समझते हैं ना कि हमारी जो ISI है वो उसका शुमार जो है वो बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारों में नंबर 1 में, बिल्कुल पूरी दुनिया में। अगर हम अपना रोल सब ठीक तरीके से अदा करेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है हर एक के लिए जी, हर कौम, हर कबीले और हर इलाके के लिए, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ ये कि हमको अवाम का और इलाके का सोचना है, और जो हक है अवाम का वो हुकूमत को भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए, जहाँ पे तकलीफें हैं वहाँ पे जेन्युइनली काम करे जी, नंबर गेम ना खेले जी। ठीक, आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी आपसे कि मुझे इतना बता दीजिए कि जो आज सेनेट में बिल पेश किया गया उसमें बात की जा रही है कि सेनेटर रजा रुबानी ने जो दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश किया है और उसके मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के जो इख्तियारात हैं उसको बराबर करने की बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसके लिए तो कानून साज जो है वो बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है जी। अगर जैसे सेनेट में चारों प्रोविंसेस की वो है, क्या कहे, इक्विटी बराबर है, इसी तरह से अगर नेशनल असेंबली में भी हो जाए और इनके इख्तियारात एक जिससे हो जाए तो यकीनन बैलेंस आ जाएगा जी। बैलेंस ऑफ पावर चाहिए जी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराबी, और ये बिल मंजूर हो जाएगा, होना चाहिए जी, होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हो जाए तो बहुत शुक्रिया बाराज़ोई साहब वक्त देने के लिए। इसी के साथ साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फाइजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।